हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया कुशल मंगल होंगे। और आज हम लोग क्या देख रहे होंगे भाई, भारत में जो भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उनको हम लोग देख रहे होंगे कि कौन-कौन सी आखिर सी गतिविधियां थी या कौन-कौन से आंदोलन थे जो भारत के बाहर हुए थे। जो भारत के कहाँ हुए थे भाई, बाहर हुए थे, ठीक है? और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है भाई, क्योंकि भाई राष्ट्रीय आंदोलन से कोई भी एग्जाम आप देने जाते हो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन भाई ये बीपीएससी वाले जो है ना, इन लोगों के लिए जो स्पेशल टॉपिक मानकर ये चलो माना जाता है कि जितने भी आंदोलन हुए ना, आंदोलनों से और संस्थान वगैरह जो भी बने थे, एसोसिएशन वगैरह, इनसे जो है काफी प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। और उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। और भाई क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जो है भाई दोस्तों तक शेयर और कमेंट करके जरूर से बताना कैसी है क्लास, ठीक है? ये तुम लोग बताते नहीं हो, ठीक है? तो ये जरूर से बताना, ठीक है? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। कौन थे भैया? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक। फरवरी 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। फरवरी जो 1905 का सन था उसमें लंदन में क्या किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने, उन्होंने जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। देख लो भाई, इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना लंदन में की थी और इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। फरवरी 1905 में इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। यहां से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। मतलब समझो, यही इंडिया हाउस से ही एक समाचार पत्र था, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जो पत्र था, समाचार पत्र, उसका भी प्रकाशन यहीं से प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहां से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। लंदन में क्या हुआ था, सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण क्या किया था कि श्याम जी जो है वो कहाँ चले जाते हैं, पेरिस चले जाते हैं, और अंत में कहाँ पर चले जाते हैं भाई, जिनेवा चले जाते हैं, क्योंकि भाई उनको तो अपने आप को बचाना था, तो इसी कारण से, ठीक है? लंदन में 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी भाई? ये ऊपर कल वाली क्लास में मैंने करवाया था। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर जी ने क्या किया था, अभिनव भारत की स्थापना की थी। कहां पर? लंदन में 1906 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो भाई पूछ लिया है एक्सप्लेनेशन से ही। वर्ष 1906 में लंदन पहुंचने के उपरांत विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की एक शाखा स्थापित की तथा अभिनव भारत सोसाइटी के प्रारूप के तौर पर वर्ष 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया, ताकि लंदन में भारत के विभिन्न भागों से आए युवाओं को संगठित शक्ति के रूप में साथ लाया जा सके। मतलब समझो भाई, इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी के प्रारूप के तौर पर जो है वर्ष 1906 में क्या किया था, फ्री इंडिया सोसाइटी का भी गठन किया था, ताकि क्या हो सके, लंदन में भारत के विभिन्न भागों में आए युवाओं को संगठित शक्ति के रूप में साथ लाया जा सके। फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े युवाओं का गौर से निरीक्षण किया जाता था तथा उसके उपरांत ही उन्हें अभिनव भारत केंद्र समूह के में जो है स्थान मिलता था। मतलब पहले जो इसमें लोग शामिल होते थे फ्री इंडिया सोसाइटी में, उनका पहले निरीक्षण होता था, क्या वो इस काबिल है कि वो अभिनव भारत वाली जो संस्था उसमें शामिल हो चुके हैं। तो अगर इस प्रकार से मिलता था कि हाँ भाई वो शामिल हो सकते हैं, उनके अंदर वो काबिलियत है, तो उनको जो है मिलाया जाता था उसमें, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर जी थे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को, मैडम भीकाजी कामा, ये याद कर लेना। रुस्तम बीच में याद करोगे, नहीं याद करोगे कोई दिक्कत नहीं। मैडम भीकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। उनके माता पिता क्या थे? पारसी थे। सोराबाजी फराजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। जो मैडम कामा जी थे, वो राष्ट्रीय आंदोलन के जो महान अग्रणी भारतीय नेता थे। कौन थे भाई? दादा भाई नौरोजी जो थे,
उनके जो है निजी सचिव के रूप में जो है मैडम कामा ने काम किया था। मैडम भिखाजी कामा ने किसके निजी सचिव के रूप में काम किया था? तो दादा भाई नौरोजी के जो है निजी सचिव के रूप में काम किया था। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए कि आखिरकार इन्होंने जो है स्टुटगार्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भाग कब लिया था? तो 22 अगस्त 1907 में। कब लिया था भाई? 22 अगस्त 1907 में लिया था। उन्होंने इसी सम्मेलन में भारतीय तिरंगा ध्वज को फहराया था। उन्होंने इसी सम्मेलन में क्या किया था? भारतीय तिरंगा ध्वज को फहराया था। वह विदेशी भूमि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली व्यक्ति थी। मतलब समझ रहे भाई, वह विदेशी भूमि पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय ध्वज को फैलाने वाली क्या थी भाई? फहराने वाली पहली व्यक्ति थी। मतलब किसी और ने जो है नहीं फहराया था, इन्होंने ही फहराया था। इन्होंने ही फहराया था। ठीक है। यह झंडा कलकत्ता यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। कलकत्ता जो झंडा था उसका परिवर्तित रूप था, जो कि यहाँ पर फहराया गया था। इन्हें जो है भारतीय क्रांति की माँ यानी कि मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। इन्हें जो है कहा जाता है भारतीय क्रांति की माँ, इन्हें कहा जाता है। किसको? मैडम भिखाजी कामा को। ठीक है। स्टुटगार्ट में देखो भाई, वही प्रश्न पूछ लिया ना, फिर घुमा के देख लो, प्रश्न खुद पढ़ लो। 1907 में ध्वज कहाँ फहराया? स्टुटगार्ट में। देखा भाई, पूछा ना प्रश्न, देखा पूछने का तरीका, वही प्रश्न घुमा घुमा के पूछा। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदन लाल धिंगरा को। किसको भैया? मदन लाल धिंगरा जी को कर्जन वायली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था। ठीक है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कर्जन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर की। कर्जन वायली की हत्या लंदन में हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1909 को। 1 जुलाई 1909 को कर्जन वायली की हत्या हो जाती है। कहां पर? लंदन में मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर हत्या की थी इनकी। वायली ने भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहायक के पद पर कार्य किया था। भाई वायली जो था, इसने जो है किस रूप से कार्य किया था? तो भारत के जो राज्य सचिव थे उनके राजनीतिक सहायक के पद पर कार्य किया था। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट डेट है कि मदन लाल धिंगरा को फांसी कब दी गई थी? तो 17 अगस्त 1909 को। और इन्होंने कर्जन वायली की हत्या गोली यानी कि कर्जन वायली को इन्होंने गोली कब मारी थी? तो 1 जुलाई 1909 को मारी थी। कब मारी थी भाई? 1 जुलाई 1909 को जो है कर्जन वायली ने जो है क्या मारी थी भाई? गोली मारी थी। कर्जन वायली को गोली मारी थी। ठीक है। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था? तो हरदयाल जी को। हरदयाल जी को 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर मिला था। लाला हरदयाल एक भारतीय क्रांतिकारी और विद्वान थे। इन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र और संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। लाला हरदयाल जी एक क्या थे? भारतीय जो है क्रांतिकारी और विद्वान थे। इन्हें जो है अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य में स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र और जो है संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था भाई। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में होती है। कब होती है? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोहन सिंह भाखना वर्ष 1913 में इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था? पोर्टलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिसे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। भाई इन्होंने पार्टी की स्थापना तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम से किया था, लेकिन इन्होंने गदर नाम से क्या निकाला था भाई? इस संस्था ने अखबार निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम क्या पड़ गया था? गदर पार्टी पड़ गया था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। लाला हरदयाल जी जो थे इस संस्था के क्या थे? मनीषी पथ प्रदर्शक थे। ठीक है।
और सोहनलाल भाखड़ा ने तो नेतृत्व इसका किया ही था भाई। ठीक है, इनके अन्य सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, भाई परमानंद आदि थे। इनके अन्य सदस्यों में कौन कौन थे? तो रामचंद्र जी थे, बरकतुल्ला थे, और कौन थे? रास बिहारी बोस थे, और कौन थे? भाई परमानंद थे। कौन थे भैया? भाई परमानंद थे। रामचंद्र और जो बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, भाई जो है परमानंद आदि जो है इनके अन्य सदस्यों में शामिल थे। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता थे। भाई इसमें से कौन थे उसके नेता? करतार सिंह जो है सराभा इसके क्या थे भाई? नेता थे। करतार सिंह सराभा इसके जो है नेता थे भाई। ठीक है, गदर पार्टी के। चलिए आगे देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर? यूएसए में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। देख लो भाई कितने प्रकार से ये पूछा है। जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था या थे? तो भाई ये तीनों लोग क्या थे? जिमरमैन जो योजना थी उससे संबंधित थे। जिमरमैन योजना से कौन कौन संबंधित था? लाला हरदयाल थे, भूपेन्द्र दत्त थे, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे। ये तीनों के तीनों जो है जिमरमैन योजना से संबंधित थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मंगाने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान भारतीय जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जर्मनी से जो है शस्त्र एवं गोला बारूद मंगाने की योजना विदेश में रह रहे जो भारतीय थे उनकी सहायता से बनाई, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्मरमैन योजना का नाम दिया गया। जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा क्या कहा गया भाई? जिम्मरमैन योजना का नाम दिया गया। लाला हरदयाल, भूपेन यानी कि भूपेंद्रनाथ दत्त तथा जो है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत 1914 में बर्लिन कमेटी या बर्लिन इंडिया कमेटी की स्थापना की। भाई ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आखिरकार बर्लिन कमेटी से कौन कौन संबंधित था? तो बर्लिन कमेटी से भी लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त और कौन थे? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ये तीनों के तीनों जो है बर्लिन कमेटी से संबंधित थे या बर्लिन इंडिया कमेटी से संबंधित थे। इसकी स्थापना कब होती है? 1914 में होती है। वर्ष 1915 में इस संस्था को भारतीय स्वतंत्रता समिति के नाम से जाना गया। भाई यही जो बर्लिन कमेटी थी इसी को वर्ष 1915 में भारतीय स्वतंत्रता समिति के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था भाई? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। प्रथम महायुद्ध था यानी कि जो विश्व युद्ध था उसका शुरू होना ही गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के जो है प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता में प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में जो है लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके होम रूल लीग जैसे संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। भाई समझ रहे हो, जब ये प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस टाइम जो है भारत में जो है बहुत अच्छे ढंग तरीके से जो है इसका लाभ उठाया गया कि जो ये लोग कर रहे हैं इसको कैसे निपटाया जाए इन लोगों को। ठीक है, इसका लाभ इन लोगों ने भरपूर तरीके से उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। जो गदर क्रांतिकारी थे उन्होंने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। ठीक है, गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जर्मनी के समर्थन में काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ये सही हो जाएगा। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल यानी कि अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। राजा महेंद्र प्रताप जो थे उन्होंने
अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ में जो है प्रथम महायुद्ध के दौरान ही 1915 में क्या किया था, काबुल यानी कि अफगानिस्तान में जो है भारत में प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला जो है प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी ने मान्यता भी दी थी। जर्मनी जो था उसने मान्यता भी दी थी कि हाँ भाई ठीक है, तुम लोग ऐसे ही बने रहो, तुम राष्ट्रपति रहो, राजा महेंद्र प्रताप को कह दिया, और तुम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री हो, तो मतलब हो, मैं मान लेता हूँ तुम। उस टाइम इसने जो है दिया था। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, तो भाई माइकल ओ ड्वेयर को, ठीक है, इसको जो है मारा था। सरदार उधम सिंह ने जो है माइकल ओ ड्वेयर यानी कि डायर को मारा था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की जो है लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। भाई समझ रहे हो कि जो उधम सिंह थे, सरदार उधम सिंह, वो सोचते थे कि इसका जिम्मेदार भाई यही है गवर्नर माइकल ओ डायर, और इसकी हत्या इन्होंने लंदन मार्च में जो है 1940 में कर दी। लंदन में मार्च 1940 में इसकी हत्या इन्होंने कर दी थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा था भाई, तो उधम सिंह ने मारा था, अभी ऊपर बताया आप लोगों को मैंने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन वही सेम चीज है, बस तरीका बदल दिया है। तरीका क्या कर दिया भाई, बदल दिया है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने गोली मारी थी, तो उधम सिंह ने मारी थी। वही प्रश्न, तरीका अलग बस। बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। पहला क्वेश्चन इस टॉपिक में क्या है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन के बारे में ये किसने कहा था भाई, कि जो है विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कहा था। किसने कहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कहा था ये चीज, कि बंगाल विभाजन हमारे लिए जो है, विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको कहा था, ठीक है। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा, विभाजन की घोषणा हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, किसके समय में हुआ था, तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अब लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, तो उस टाइम सन कौन सा चल रहा था, तो 19 जुलाई 1905 चल रहा था बंगाल विभाजन में। समझ लो भाई, इसी तरीके से तुम इसको रिलेट कर पाओगे कि लॉर्ड कर्जन का समय कब था, ये जुलाई 1905 में जरूर से था भाई। इस प्रकार के इसको रिलेट करना, रिलेट करके जब चीजों को करोगे तो भाई आसानी होगी चीजों को करने में, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी, ठीक है। और उसको जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा था, विभाजन की घोषणा हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन की रूपरेखा भारत सरकार के गृह सचिव H.H. रिल्से द्वारा 3 दिसंबर 1903 को बंगाल सरकार को भेजे गए एक प्रसिद्ध रिल्से सर्कुलर में प्रस्तुत की गई थी। इसको पढ़ो पहले ध्यान से, क्या है ये, क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन की रूपरेखा भारत सरकार के गृह सचिव, जब बंगाल विभाजन हो रहा था 1903 में, जो भेजा गया क्या था भाई, एक प्रसिद्ध रिस्ले जो है सर्कुलर था, उसमें जो है भारत बंगाल का विभाजन मांगा गया था। और उस टाइम गृह सचिव कौन था, H.H. रिल्से था। उसने अपने नाम पर ये प्रस्तुत किया था 3 दिसंबर 1903 को, ठीक है। और किसको भेजा था, बंगाल सरकार को भेजा था, ठीक है। इसकी औपचारिक घोषणा 19 जुलाई 1905 को की भाई। 1903 में 3 दिसंबर 1903 को भेज दिया गया था, लेकिन जुलाई लगभग 1.5 साल, 1 साल 1 महीने के आसपास, 15, 19, 20, 21, 22 दिन, लगभग 1 साल 22 दिन, 1 साल जो है 1 साल 6 महीने 22-23 दिन का लगभग समय लगा था, इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है, 20-22 दिन का। इसका उद्देश्य जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में फैले राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। भाई बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, कि फूट डालो और राज करो, तो वो फूट कैसे डाले भाई, वहां पर तो और कुछ कर नहीं पा रहे थे ये लोग, हिंदू मुस्लिम वहां पर कर नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि भाई इसको विभाजित कर दो, ये बंगाल वाला जो रीजन है इसको काट दो यहाँ भारत के नक्शे से। ये भारत का एक सेकंड भाई, ये क्या बन गया, ये रहा भारत, और भारत से ये बंगाल वाला रीजन पूरा का पूरा काट दो। ये रीजन बंगाल का कटा, और ये रीजन अगर बंगाल का कटा भाई, बंगाल वाला रीजन कटा, तो भाई इनकी एकता बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम बंगाल वाले रीजन से काफी ज्यादा जो है एक्टिव चीजें चल रही थी। बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को
रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह क्या दिया था भाई? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? रक्षाबंधन के रूप में जो है मनाने की सलाह दी थी। बंगाल का विभाजन कब से प्रभावी हुआ था? भाई देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया फिर से जो हमने आप लोग को अभी किसने बताया था भाई? यहाँ पर देखो लिखा हुआ ना बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था भाई? प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन। लेकिन 1903 में जो है इसको मांगा गया था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। मतलब भाई जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके जो है प्रतिरोध में या फिर उसके विरोध में कौन सा जो है आंदोलन चालू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। लॉर्ड वाइस भारत के जो है वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को, कुछ स्रोतों में 20 जुलाई 1905 को मिलती है, को बंगाल विभाजन की घोषणा। अधिकतर जगहों पर 19 जुलाई 1905 मिलती। आयोग भी अधिकतर 19 जुलाई 1905 को ही सही मानता है। ठीक है, तो इसकी घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा होती है भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, इस घोषणा के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जो है स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। भाई समझ रहे हो, कलकत्ता जो टाउन था, टाउन हॉल, उसी में जो है क्या किया जाता है भाई? बैठक की जाती है, ऐतिहासिक बैठक। क्यों भाई? क्योंकि जो है वाइसराय जो लॉर्ड जो कर्जन था, जो वाइसराय था, उसने क्या किया था? बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी 19 जुलाई 1905 को। इसी कारण से ये कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होती है जिसमें क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई थी। अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया भाई, अक्टूबर 1905 में लागू हो गया था, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। राखी दिवस के रूप में भी भाई मनाया गया था इसको, और शोक दिवस के रूप में तो भाई मनाने की घोषणा की ही गई थी। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल को अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। यह दिवस किस लिए? राष्ट्रवादियों द्वारा जो है बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। भाई टैगोर जी के जो है शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। मार्च 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। भाई ये इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब होता है आजादी के पहले? तो मार्च 1906 में। कब होता है? 1906 में, मार्च 1906, ये डेट याद रखना। मार्च 1906 में क्या होता है भाई? तो वह जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन होता है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब होता है? मार्च 1906 में। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए इसको 2-3 बार बोला हूं मैं, इसको एकदम रट लेना। स्वदेशी आंदोलन की आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न जो है राष्ट्रीय स्वाभिमान और आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध में 4 प्रस्ताव पारित किए। भाई समझ रहे हो, कांग्रेस भी उस टाइम सक्रिय हो गया कि नहीं भाई, रिलाई तो बराबर होगी, रिलाई तो हम बराबर करेंगे। और उसी के लिए जो है कांग्रेस ने भी जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो हुआ था उसमें जो है 4 प्रस्ताव पारित किए थे। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध में। ये 4 थे, 4 के लिए जो है 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। ये इंपॉर्टेंट है कि ये लगभग 4 आंदोलन माने जाते हैं जो इसके विरोध में चलाए थे। किसके विरोध में भाई? तो वह जो है बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन से 4 थे आंदोलन जो चलाए गए थे? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए गए। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान आया था भाई? बंगाल विभाजन। वही चीज फिर से भाई देख रहे हो कैसे पूछा, 2023 में ये प्रश्न पूछा गया, मतलब हालिया के समय में वही चीज कैसे घुमा घुमा के पूछा गया है। और जब तक भाई मैं एक चीज बता दूं, जब तक आपको पीवाईक्यू नहीं पता होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से
जगहों से क्वेश्चन पूछे गए हैं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई, नहीं लगा पाओगे आप, नहीं कर सकते आप। ठीक है। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार बंगाल विभाजन में भाई। बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? बंग भंग आंदोलन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंग भंग आंदोलन के बाद जो है क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है वह शुरू हुआ था। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड कर्जन था, जिसको दुर्जन भी कहा जाता है। ये सब ऊपर बता चुका हूँ, इसीलिए इस पर थोड़ा सा स्पीड से इसको किया हूँ। ठीक है। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में भाई। वही चीज फिर लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था वो कब रद्द होता है? तो वह जो है 1911 में रद्द होता है। कब होता है? दिसंबर 1911 में। कब होता है भाई रद्द? दिसंबर 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। भाई 1911 में दिल्ली दरबार जिसको कहा जाता है उसका आयोजन हुआ था। उस टाइम कौन कौन आया था? तो जॉर्ज पंचम आया था, और कौन था भाई? महारानी मैरी। इनके भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को जो है रद्द घोषित किया। दिल्ली जो दरबार था उसमें ही 12 दिसंबर 1911 को, ये डेट याद रखना, 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को क्या किया गया था भाई? ये रद्द किया गया था। क्या? बंगाल विभाजन। ये डेट एकदम एक्यूरेट याद करना, कौन सी डेट थी? तो 12 दिसंबर 1911। कई बार इसलिए बोल रहा हूं, इसको एकदम रट लो भाई। 12 दिसंबर 1911 को घोषित किया गया था। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। मतलब समझ लो 1911 में ही उड़ीसा और जो है बिहार को यहाँ से अलग करने का प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, जब दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक है। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसे कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा जो है सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। सिलहट को इसमें क्या कर दिया गया भाई? जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप दोबारा जो है विभाजित हुआ। एक मिनट भाई, फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, दोबारा जुड़ा था भाई। विभाजित क्या हुआ था दोबारा? वो तो बाद में विभाजित था ना। तो ये 1911 में जुड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन को जो है किसके कार्यकाल में वापस ले लिया गया था? तो वह जो है लॉर्ड हार्डिंग के, लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो है बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग क्या था भाई? ये जो है उस टाइम था, उस टाइम जो है इसी के काल में जो है वापस ले लिया गया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया था। 1912 में ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश भारत में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1911 में वापस लिया गया, 1912 में दिल्ली बनाया गया। किसके प्रावधान पर? 1911 में जब जो है दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, उसी के तहत 1912 में जो है राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। 1911 का ही प्रावधान था जब रानी आई थी और कौन आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे। तो ये लोग जब आए थे, इन्होंने दिल्ली दरबार में ही घोषणा कर दी थी कि भाई जो है कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरित करके कहां पर लाई जाए? दिल्ली में लाई जाए। ठीक है, लेकिन आया कब? 1912 में। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी भाई। 19 जुलाई 1905 को, ये भी डेट याद रखना। कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन, जो अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, वो अधिवेशन यहाँ पर दिया है। इसमें क्या भाई? निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी भाई? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इसी अधिवेशन में स्वराज या स्वशासन, स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे, और स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया। भाई समझ रहे हो? 1906 में ही जो अभी आप लोग को ऊपर बताया था मैंने, स्वदेशी, बहिष्कार, ये सब कुछ जो राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, ये सब कुछ जो आंदोलन चले थे भाई, स्वशासन या स्वराज,
ये जितने भी क्या हुए थे भाई बंगाल विभाजन के बाद, जो उन्हीं के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में ये चीजें हुई थी, वो आंदोलन के लिए जो है, उसके लिए जो है 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, प्रस्ताव इसीलिए जो है उसमें पारित किया गया था। ठीक है, स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है फहराया गया था। ठीक है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के लिए भारत में जो है, भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है सही हो जाएगा। ये भी देखो भाई पूछा गया प्रश्न, भाई समझ रहे हो, सब वही प्रश्न आ रहा है, घुमा 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 के भाई, घुमा 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 के आ रहा है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था भाई? भाई प्रस्ताव का उद्देश्य तो इसमें जो है दिया ही नहीं है भाई। स्वयं की सरकार ना थी, ना उत्तरदायी सरकार थी, और जो है अपने लिए जो है संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, ये भी नहीं। बंगाल विभाजन के विरोध में जब चला था स्वराज, तो उसी को जो है, उसी के लिए जो है ये बंगाल विभाजन के विरोध में जो है ये चीजें, प्रस्ताव जो है ये पारित हुआ था, जो कि इसमें दिया नहीं गया है, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन निम्नलिखित में से जो है किसने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो जो है नवाब सलीमुल्लाह खान ने। सबसे सर सैयद अहमद खां को लगा देंगे भाई, लेकिन ये गलत है। सर सैयद अहमद खां इसमें नहीं सही होंगे, नवाब सलीमुल्लाह खान इसमें सही होंगे। कौन होंगे भाई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। अक्टूबर 1916 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। अक्टूबर 1916 में क्या हुआ था? आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के शिमला प्रतिनिधि मंडल जो था, जो शिमला का प्रतिनिधि मंडल था 1906 में अक्टूबर में आगा खां के नेतृत्व में क्या किया गया था? एक ऐसी मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया गया जो सिर्फ मुसलमानों के हितों के संरक्षण की बात कर रहा हो, ना कि और जाति की। जैसे और जो जाति उनके लिए बनी हुई थी, तो भाई ये कह रहे थे हम मुसलमानों के लिए आखिरकार कोई क्यों नहीं है, सिर्फ हम मुसलमानों के लिए बात करें, पूरे समाज की ना बात करें, वो सिर्फ हम मुसलमानों। तो उसके लिए जो है इन्होंने विचार रखा था अक्टूबर 1906 में। ठीक है, इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पारित किया। कब भाई? दिसंबर 1906 में। कब भैया? दिसंबर 1906 में जो है ये पारित किया था भाई। 60 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट होगा कि जो मुस्लिम लीग था भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसके जो है सचिव कौन नियुक्त किए गए? तो मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को जो है संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किए गए। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया तथा आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। ये इंपॉर्टेंट होगा कि जो मुख्यालय था उसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां बनते भाई, और जो मुख्यालय था वो बनता कहाँ पर है? तो भाई वो लखनऊ में बनता है। कहाँ पर भाई? लखनऊ में। ठीक है, विकल्प में इन 3 नामों में रहने या इनमें से 2 नाम पहले से रहने वाले संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार होगा: सलीमुल्लाह खां, फिर आगा खां, फिर जो है मोहसिन उल मुल्क। भाई ऑप्शन में तो इन तीनों लोगों के नाम दिए गए हैं, आगा खां का भी नाम है और जो मोहसिन उल मुल्क का नाम नहीं है, नवाब सलीमुल्लाह है। तो जो है भाई नवाब सलीमुल्लाह सबसे पहले होंगे। सलीमुल्लाह खान, इन्होंने तो भाई इन्हीं के द्वारा ही तो ये दिया गया था कि जो है इसका किसका भाई चयन हो, क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रस्ताव गठन हो। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि इन्होंने सलीमुल्लाह खान ने कहा था। सब सिर्फ ये कह रहे थे कि कोई समिति बनाइए, कोई समिति, लेकिन आखिरकार बनाने का प्रस्ताव, ये पारित या गठन करने का उपाय किसने दिया था? तो सलीमुल्लाह खान ने दिया था। उसके बाद आगा खां इसके अध्यक्ष बनते भाई। मोहसिन उल मुल्क जो है इसके क्या रहते भाई? सचिव रहते। वकार उल मुल्क जो है वो भी जो है सचिव रहते हैं। मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क ये संयुक्त रूप से इसके सचिव थे। ठीक है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को जो है मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा? तो 1913 में। कब स्वीकार किया गया था भाई? 1913 में किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत
स्वशासन के उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने वर्ष 1913 में अपनाया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। कब भाई प्रारंभ किया था मुस्लिम लीग ने अपना नियमित रूप से, कब जो है प्रारंभ किया था भाई? तो इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं सही होगा भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। भाई इसमें ऑप्शन में ही नहीं था, 1907 ना था ना 1908 था, तो लगाते कहां से भाई? तो 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ कराची में, और उसके बाद जो है दूसरा वाला 1908 में होता है अमृतसर में। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में क्या होते रहे भाई? चलते रहे अनियमित रूप से, ठीक है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने उत्तर कोने में इस प्रश्न का उत्तर का विकल्प डी माना है, जो कि भाई सही नहीं है। 1925 जो कि माना है भाई वो सही नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1916 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों का शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। 1906 में ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की। तो भाई मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन वर्ग की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की, ठीक है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 1 अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों ने एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। तत्कालीन वायसराय जो था वायसराय जो है लॉर्ड मिंटो, इससे जो है शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय तथा स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। भाई समझ रहे हो भाई, इन्होंने कहा हमें विशिष्ट स्थान चाहिए, स्थिति चाहिए, उसके लिए इन्होंने मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके लिए राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। भाई लॉर्ड मिंटो सोच लो भाई, उस टाइम ये जान रहा था कि भाई फूट डालो राज करो, तो उनको अगर निर्वाचित दे दिया भाई, अलग से निर्वाचन व्यवस्था उनके लिए दे दी भाई, वो अपना ही दिमाग चलाएंगे और ये इधर अपना दिमाग चलाएंगे, वो उधर इतना, भाई मतलब सब बढ़ जाएंगे। वो यही चाहता था, अंग्रेज यही चाहते थे। मार्ले मिंटो सिद्धांत, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का जो है भाई आरंभ हुआ था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ था भाई? पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था। पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ वर्ष 1909 में हुआ था। क्या हुआ था भाई? वर्ष 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको जो है मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। क्या था भाई? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाना था भाई। इसके तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो जो है सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा, ठीक है। दिल्ली दरबार और राजधानी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित 1912 में भाई, ये पहले ही बता चुका हूँ। इसकी घोषणा जो है राजधानी परिवर्तन की घोषणा 1911 में ही की जाती। अंग्रेजों ने राजधानी को जो है दिल्ली जो है भाई कब स्थानांतरित किया था? तो जो है भाई 1912 में, ठीक है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था भाई? किन्होंने जो है भाई नील उगाने वालों का? तो राजकुमार शुक्ल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने जो है बिहार के नील उगाने वालों का जो है प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने, ठीक है। इसकी व्याख्या हम लोग देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नील उत्पादक किसानों की समस्या से अवगत कराया तथा उन्हें उनसे जो है चंपारण आने का वचन लिया। भाई देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। आखिरकार किन्होंने जो है गांधी जी को चंपारण आने के लिए जो है कहा था या फिर उनसे वचन लिया था आने का, चंपारण आने का? तो ये मेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। एक साधारण किसान थे राजकुमार शुक्ल जी, स्टार लगा दे रहा हूं भाई, 4 5 6 स्टार लगा लो भाई इसके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजकुमार जो शुक्ल थे, इन्होंने गांधी जी को जो है
जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसमें जो है इन्होंने इनको बुलाया था कि भाई जो है गांधी जी आप आइए हमारे यहाँ चंपारण में और हम लोग की स्थिति देख लीजिए, हम लोग नील की खेती करने वाले किसान है भाई, हमारी स्थिति देखिए एक बार आकर। किंतु नील उत्पादक किसानों की समस्या और यूरोपीय प्लांटर्स के अत्याचारों की जांच के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव 1916 के लखनऊ पैक्ट अधिवेशन में दरभंगा के ब्रज किशोर प्रसाद ने रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। भाई ये भी इम्पोर्टेंट है कि नील उत्पादक किसानों की समस्या एवं यूरोपीय प्लांटर्स के अत्याचारों की जांच करने के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा था। वो किसने रखा था भैया? तो वह जो है दरभंगा के ब्रज किशोर प्रसाद ने रखा था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आता चंपारण की समस्या पर चर्चा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में हुई थी भाई। ठीक है, भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना भाई? तो वह जो है भाई इनमें से कोई ही नहीं भाई, ऊपर वाला सही 1916 वाला था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ वाला जो अधिवेशन था, लखनऊ वाला जो अधिवेशन था उसमें हुआ था। और देख लो इसमें भाई गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन है। लखनऊ समझौता हुआ था वर्ष 1916 में। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था उसकी अध्यक्षता आखिरकार किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उनके बीच समझौता हुआ था। इसके अतिरिक्त जो है कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल के मध्य भी समझौता हुआ था भाई। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लखनऊ पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1916 में भाई, वही चीज। ठीक है, देख रहे हो। पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान की गई थी वर्ष 1916 में। ठीक है, अब जो है हमारा क्या आ जाएगा? होम रूल लीग। क्या आ जाएगा भाई? होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग स्थापना में नहीं था भाई? तो टीएस ऑलकॉट का, टीएस ऑलकॉट का जो है ये नहीं था भाई। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। एचएस ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित है। मतलब भाई ये थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित है। एचएस जो ऑलकॉट थे ये होम रूल लीग से नहीं संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916। मतलब समझो भाई, बाल गंगाधर तिलक जी थे ये अप्रैल 1916 में इन्होंने किया था और इन्होंने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना के संबंध में थे। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना के संबंध में थे। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे किस अधिवेशन में होम रूल लीग या होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? तो भाई कांग्रेस का जो है 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें जो है होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक क्या कर सके थे भाई? प्रदर्शन कर सकते थे, किए थे। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की जिसमें कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल नाम दिया, जिसे जो है कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल नाम दिया तो कुछ ने जो है होम रूल स्पेशल कहा। अरुणडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे भाई। अरुणडेल जी ने क्या कहा था भाई? कि अरुणडेल जी ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि भाई वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करें। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीग की बैठक हुई जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। कांग्रेस लीग जो थी उसकी जो है सराहना की गई। तिलक एवं जो एनी बेसेंट ने बैठकों को जो है संबोधित किया था। होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्योंकि जो है इसने जो देश के जो है सामने स्वशासन की एक ठोस योजना बनाई। क्योंकि इसने जो है देश के सामने क्या बनाई थी? एक स्वशासन की ठोस योजना रखी थी भाई। होम रूल आंदोलन
के जो है स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक माना जाता है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। भाई दोनों होम रूल लोग अलग अलग तो बनाते हैं भाई, एक जो है कब बनाते हैं भाई, तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे ये अप्रैल 1916 में 1916 में बनाते। कहाँ गए भाई तिलक जी? अप्रैल जो है अप्रैल 1916 में। एनी बेसेंट जी ये जो है भाई ये जो है सितंबर में जो है 1916 में ये बनाती हैं। ठीक है, दोनों लोग अलग अलग टाइम पर बनाते हैं, लेकिन दोनों के लिए स्वराज शब्द का अर्थ एक जैसा ही था भाई। ब्रिटिश राज्य के साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उदारवादी शासन एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया। ये चीजें इन लोग की मांग थी भाई स्वराज की। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो है गांधी जी के बारे में, गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, इसको जो है हम लोग भाई कल कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है और ये टॉपिक काफी लंबा है। ये टॉपिक जो है भाई, ये टॉपिक जो है वो काफी लंबा हो जाता है। ये टॉपिक क्या हो जाता है भाई, काफी लंबा हो जाता है, लगभग अभी इसमें 1 घंटे और लग जाते हैं। तो इसलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टाटा सी यू। और क्लास कैसी लगी भाई कमेंट जरूर से करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना भाई। अपने दोस्तों तक तो शेयर जरूर से कर देना भाई। तुम्हें तुम्हारी उसकी कसम है, ये कसम भाई हमेशा याद रखना, तुम्हें तुम्हारी उसकी कसम है। शेयर जरूर से कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।